Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am teaching you guys physics. अभी हम लोग डील कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के साथ. अब ये चैप्टर में हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी सीख लिए हैं. आज थोड़ा और चीज़ें सीखेंगे. ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं. कॉन्सेप्चुअली हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं. सो वन बाय वन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स. ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, द टॉपिक्स नेम इज, इट्स अ डिवाइस जिसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑल मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. दैट इज नथिंग बट साइक्लोट्रॉन. ओके, अब साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है. मान लेते हैं कि यहां पर नॉर्थ पोल लगाया है. ओके, एंड नीचे इसके बीच में एक ना ऐसा ओवल शेप में रख रहा हूं. मतलब बेसिकली क्या, इट्स अ सर्कल जिसको मैंने ऐसे लगाया है. ओके, एंड ये जो सर्कल है बीच में से काट दो. सो ये ऐसा एक शेप है. इमेजिन कीजिए, इट्स लाइक दिस. इमेजिन कीजिए राउंड केक है. ओके, राउंड केक को आधे में काटा है और राउंड केक को थोड़ा सेपरेट करके रख दिया, थोड़ा सा सेपरेट करके रख दिया. ओके, तो उसका एक सेक्शन डी की तरह दिखाई देगा, दूसरा सेक्शन उल्टे डी की तरह दिखाई देगा. दोनों सेक्शन डी की तरह दिखाई देंगे मिरर इमेज में. ओके, सो इसके बीच में जो है ना खोखला है. सो केक जो है ना अंदर से हॉलो है, ऐसे समझ लीजिए, सिर्फ केक का कवर है. सो इसके बीच में जहां पर हॉलो है वहां पर मैंने एक चार्ज रखा है. ओके, और उसके नीचे वापस वही ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. अब ये जो भी मैग्नेट मैंने लगाया है, मैग्नेट की वजह से देयर इज डेफिनेटली अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये रहा वो मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डी के अंदर का जो चार्ज है, ये चार्ज के साथ क्या होता है देखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज चार्ज जो मैंने रखा है. ये दोनों को हम बुलाते हैं डीज. ये एक डी है, ये दूसरा डी है. ओके, दो डीज है. बाकी ये एक्सटर्नल मैग्नेट है और दिस बी इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल MF स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एज यू गाइस नो. अब ये तो साइक्लोट्रॉन का जनरलाइज्ड इमेज मैंने बनाया है. अब ये साइक्लोट्रॉन को अगर हम लोग ने ऊपर से देखा तो कैसे दिखाई देगा देखते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द टॉप व्यू. जैसे पिछली बार हम लोग ने वो गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग ने टॉप व्यू बनाया था, सिमिलरली बना रहा हूं. अब इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो प्रॉपरली ऐसे दिखाई देगा. ये रहा एक डी आपका और ये रहा दूसरा डी आपका. ऐसे दो डीज दिखाई देंगे आपको. ओके, बीच में चार्ज रखा है मैंने. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रही है, जो ऊपर से नीचे जा रही है मतलब ऐसे जाएगी इस केस में, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा आपको. ऐसे अंदर की तरफ जा रही है. ओके, अब ये जो डी है, इस डी को मैंने साइमल्टेनियसली एक पावर सप्लाई से भी कनेक्ट किया है. वो पावर सप्लाई भी जो मैंने कनेक्ट किया वो ऑल्टरनेटिंग एसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया है. जैसे कि यहां पर भी आपको दिखाई देगा वो पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई. ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी जो होती है उसका और डीसी, एसी और डीसी में डिफरेंस ये होता है कि भाई डीसी में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता. बट एसी में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज होती है और उसके अलावा पोलैरिटीज भी रिवर्स होती है. एसी के बारे में इन डिटेल हम लोग बाद में सीखेंगे, बट एज ऑफ नाउ इतना समझ लीजिए, एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब ऑल्टरनेटिवली होते रहता है. अब ऑल्टरनेटिवली होते रहना मतलब इनिशियली मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, फिर वापस क्या हो जाएगा उल्टा, फिर इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, एंड सो उल्टा उल्टा करके चलते रहता है.
Okay, so if this is positive, this will be negative. If this is negative, this is positive, and so on. It goes on actually. सो अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट किया है इस वजह से अभी मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से चार्ज को जो होती है वो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश मिलता है उसको। इनिशियली जो चार्ज है वो रेस्ट में था, अब उसको हल्का सा एक पुश मिल गया, एकदम हल्का सा। अब ये जो पुश मिल गया, ये पुश किसकी वजह से मिला, मतलब पुश मिल रहा है मतलब इट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज बीन अप्लाइड। ओके, सो आई शैल से द AC power supply provides necessary EF. EF stands for electric field. Electric field for the charge to accelerate. एक्सेलरेट होने के लिए। जैसे ही एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आप ध्यान में रखना इसके पास वेलोसिटी आ गया। पहले इसके पास वेलोसिटी नहीं था, पहले मैग्नेटिक फील्ड था बट उसके पास वेलोसिटी नहीं था। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को वेलोसिटी नहीं है तो वो चार्ज को कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है QVB sin थीटा। भाई आपके पास वेलोसिटी होना चाहिए तो ही आप v का वैल्यू डालोगे, तो ही आपके पास जब कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो जब तक ये मूव नहीं हो रही थी तब तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मैंने वैसे ही मूव होना चालू हो जाएगा। जैसे ही मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स डालेगा, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। सो ये वेलोसिटी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको हेलिकल पाथ में सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि चार्ज के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेक करेंगे तो उसकी वजह से उस पर सर्कुलर मोशन होने का टेंडेंसी होता है। किस तरफ सर्कुलर मोशन होता है अभी वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चल जाएगा। FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI B जो है ना वो अंदर की तरफ जा रही है, I इस तरफ जा रही है, तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस कर रही है। दैट मींस इसको ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब ये कर्व होके ऊपर की तरफ आएगी। सो ये जो पाथ है ना, ये पाथ मैं काम करता हूँ रेड कलर इसमें से बना के दिखाता हूँ, ये घूम के ऐसे आ जाएगी। अब ऐसे आने के बाद क्या होगा, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उसका वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। एट द सेम टाइम हमें इस तरह कैलकुलेट करके AC के पावर सप्लाई को जैसे ही घूम के आ जाएगा ना वैसे उसको घुमा के पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर करना है, ताकि अभी उसको आगे की तरफ और उसको धक्का मिले और उसको एक्सेलरेशन मिले। क्योंकि जब इनिशियली ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस तरफ जा रही है, तो इसी वजह से उसको उस तरफ पुश मिला। अब जब घूम के इधर आएगी, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ रहेगा ना तो इसको डिसेलरेट कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा वो जो घूम के आया वो। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप नहीं करेगा एक्चुअली, उसका पाथ उस तरफ भेजने की कोशिश करेगा वो। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। किसको? AC सर्किट, AC जो है ना वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। AC का मतलब ये होता है कि पोलैरिटी घुमा देगा वो। सो पोलैरिटी घुमा देगा। अब उस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, मतलब इस चार्ज भी इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है। दैट मींस उसको और एक धक्का मिल जाएगा। सो पहले छोटे सर्कल से घूमा, अभी वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा सर्कल बना के घूमेगा वो। क्यों बड़ा सर्कल? भाई एक्सेलरेशन हुआ ना भाई, वेलोसिटी बढ़ेगा ना भाई, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा ना। वापस क्या होगा, वापस उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, एंड मीनवाइल करेक्ट टाइम पे ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। वापस इसको धक्का मिलेगा, धक्का मिलेगा, वापस ये बड़ा सर्कल बनाएगा, वापस ये बड़ा सर्कल, वापस ये बड़ा सर्कल, और सर्कल बड़ा, और सर्कल बड़ा, सर्कल बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यहां से वो बाहर की तरफ निकलेगा। मतलब ये D का जो शेप है ना, D के शेप को इस तरह सेट करेंगे कि ये सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल पाएगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह छोड़ देंगे ताकि सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल जाए। ओके तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इतना तो समझ में आया होगा कि हर बार इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस वजह से हर बार इसका स्पीड बढ़ेगा। स्टार्ट हुआ था 0 स्पीड से, थोड़ा एक्सेलरेशन मिला, और थोड़ा एक्सेलरेशन मिला, और थोड़ा एक्सेलरेशन मिला, और थोड़ा एक्सेलरेशन मिला, ऐसा एक्सेलरेशन मिलते जाएगा, एंड देन फाइनली यहां पर पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके अब उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग सीखते हैं। इतना तो समझ में आया कि एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ओके एंड द चार्ज या फिर
ऐसे लिखता हूं, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स is provided by the magnetic field. So magnetic field की वजह से necessary centripetal force मिल रहा है. That means I can say that FCP जो होती है that will be equal to mv square by r. ये mv square by r किसकी वजह से मिल रहा है? अपना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, that is qvb. आपको तो पता है कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारे मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है. ओके, सो एक v कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. इसमें से हमें क्या मिल जाएगा? इसमें से हमें क्या मिल जाएगा? ये v, या फिर ठीक, हाँ, v इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय आर. क्यू बी अपॉन एम, जब ये घूम रही है ना चार्ज चेंज होगा, ना चार्ज का मास चेंज होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो क्या होगा? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होने की वजह से आई कैन से दैट v जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है. ओके, तो सीधी सी बात है, जितना बड़ा रेडियस बनाएगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा. अब मैक्सिमम रेडियस जो होगा, लेट मी कॉल द मैक्सिमम रेडियस एज कैपिटल आर. तो अगर हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा बाहर निकलते निकलते, तो उस टाइम पर हमें हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा. वी मैक्स के लिए वी जो है ना वो आर के ऊपर डिपेंड करती है. वी मैक्स चाहिए तो आर मैक्स डालो आप. तो यहां पर आप क्या करेंगे? हाफ एम वी मैक्स की जगह पे आप लिखेंगे क्यू बी कैपिटल आर जो कि मैक्सिमम आर होती है, स्क्वायर डाल देंगे. फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m. ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसमें से कोई भी चार्ज बाहर की तरफ आएगी. तो इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये साइक्लोट्रॉन का बेसिक काम क्या होता है? साइक्लोट्रॉन का बेसिक काम होता है कि कोई भी चार्ज जो स्टेशनरी है उसको अंदर ही अंदर घुमा घुमा के हाई स्पीड के साथ बाहर की तरफ फेंक दे. इट इज जस्ट लाइक अ गन. गन के अंदर क्या होता है? हम ट्रिगर जब दबाते हैं तो उसके अंदर का बुलेट है ना हाई स्पीड से बाहर की तरफ निकलती है. यहाँ ये भी गन की तरह काम करते हैं. इवन वैन डे ग्राफ जनरेटर का भी वही काम था. उसके अंदर जो चार्ज है ना उसको हाई स्पीड से बाहर की तरफ निकालती थी वो. ये भी वही काम करती है. इसके अंदर जो चार्ज है ना, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन होता है जिस वजह से ये जो चार्ज है ना वो हाई स्पीड से बाहर की तरफ निकलती है. सो इट कम्स आउट विथ वेलोसिटी मैक्सिमम. ओके, तो ये उसका v मैक्स का एक्सप्रेशन तो यहां से ही आपको मिल जाएगा. एंड k मैक्स का एक्सप्रेशन. ओके, सो यहां पर मैं लिखता हूं एंड v मैक्स इज इक्वल टू क्यू बी कैपिटल आर अपॉन एम. ये आपका v मैक्स का एक्सप्रेशन है. k मैक्स का एक्सप्रेशन हो गया, v मैक्स का एक्सप्रेशन हो गया. अब यहाँ पर अक्सर एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर आपने जो बोला वो सब ठीक है लेकिन ये एसी पावर सप्लाई उस टाइम पे स्विच हुआ तो ही ये सब होगा ना, करेक्ट टाइम पे स्विच भी तो होना चाहिए. तो वो टाइम कितना है, वो टाइम कैसे निकालेंगे? वो टाइम निकालना बहुत ईजी होता है माय डियर स्टूडेंट्स. आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके निकालना है कि भाई कितने टाइम पे ये घूम के आ सकती है. जितने टाइम पे घूम के आएगी उतने टाइम पे बरोबर आपने स्विच करवा दिया है. आपको कुछ होके करने की जरूरत नहीं है. जो आप एसी पावर सप्लाई खरीदने जाओगे ना उसका फ्रीक्वेंसी ये टाइम से मैच होना चाहिए. अगर मैचिंग फ्रीक्वेंसी आप खरीद के डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा वो. तो हमें बस एक पहली बार एक मेजर करना है कि भाई कितने टाइम में ये घूम के आती है. ओके, सो टाइम टेकन टू स्विच द पोलैरिटी ऑफ AC सप्लाई. तो स्विच द पोलैरिटी ऑफ AC सप्लाई, जो भी टाइम लगा रहेगा दैट टाइम इज नथिंग बट इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इधर से इधर तक हाफ सर्कल बनाया, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज पाई आर, हाफ सर्कल का डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड जो है ना v. ये एक फॉर्मूला है. अब एक काम कीजिए, v की जगह पे r ओमेगा डाल दीजिए, आपको मिलेगा पाई आर अपॉन आर ओमेगा. आर कैंसिल होने के बाद पाई अपॉन ओमेगा. ये भी एक फॉर्मूला है. एट द सेम टाइम ये जो v है ना, v की जगह पे ये डाल दो क्यू बी आर अपॉन एम. सो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम. ऊपर की तरफ जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा. फाइनली t का एक्सप्रेशन मिलेगा पाई एम अपॉन क्यू बी. इतने टाइम पे वो चेंज होना चाहिए. इसके आगे मुझे लिखना है लेकिन यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, तो एक काम करता हूँ मैं, एक बार साइड हो जाता हूँ. आप लोग एक काम कीजिए, ये जो है आपके सामने ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. आई बिलीव आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा.
ठीक है, सो दिस इज द टाइम टेकन टू स्विच द पोलैरिटी। अब स्विचिंग पोलैरिटी का टाइम हम लोग ने कैलकुलेट किया, हमें इसको फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है कि नहीं। सो द फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना तो पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ AC सप्लाई दैट विल बी, सी आधा ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा उसका डबल रहेगा पूरा का पूरा टाइम। सो 2 टाइम्स दिस टाइम। तो ये जो भी फॉर्मूला इस पे 2 डाल दीजिए, दैट मीन्स आपका आंसर 2 पाई आर अपॉन वी लिखो, वो करेक्ट है। इसके इस पे 2 डालेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डाल दो, वो भी करेक्ट है। इस पे 2 डाल दीजिए तो 2 पाई m अपॉन क्यू भी डाल दीजिए, वो भी करेक्ट है। बट टाइम पीरियड पे खत्म नहीं होता है, हमें सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई होना चाहिए F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज इन सभी का उल्टा, दैट इज V अपॉन 2 पाई R, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज QB अपॉन 2 पाई M। तो इन शॉर्ट आपने अगर ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वेलोसिटी से आप उसको बाहर की तरफ धकेल सकते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो तो एक्सप्रेशन आपने देख ही लिया है। तो साइक्लोट्रॉन फंक्शन होगा, सक्सेसफुली फंक्शन होगा अगर आपने फ्रीक्वेंसी इतना मेंटेन किया तो, दैट्स इट। सो जो भी वैल्यूज रहेंगे डाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए, वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कीजिए, यहाँ पर उतना ही होता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। वीडियो पॉज करो एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा एक सेक्शन बाकी है, वो करवा देता हूं मैं। सो इस पूरे चैप्टर में जो अभी बाकी है दैट इज नथिंग बट, सी बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक है। मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a coil, okay? मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई कर्व होगा, कॉइल होगा, तो उसके सेंटर में कितना होता है ये भी बताया था। अब कॉइल के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं ये सीखते हैं, ओके? सो ये रहा आपका कॉइल, ओके? ये कॉइल ऐसे है, ये रहा उसका सेंटर, यहां से उसका एक्सिस पास होती है, दिस इज इट्स एक्सिस। ये रहा एक पॉइंट जहां पर हमें पता करना मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। ध्यान से सुनना, इसका जो रेडियस है, लेट मी कॉल द रेडियस एज, अभी कुछ भी नाम से आप बुला सकते हैं, आपको आर बुलाना है, ए बुलाना है, जो बुलाना है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको ए बुला रहा हूं। अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी हमें मैग्नेटिक इंडक्शन पता करना है। दिस इज पॉइंट टू विच इज सेंटर। लेट मी से x डिस्टेंस दूरी पर है हमारा पॉइंट P। सो सेंटर से लेकर x डिस्टेंस के दूरी पर पॉइंट P है करके मान लीजिए। अब सी बियो सवार्ट लॉ जब मैंने आपको सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब एक पूरा का पूरा कॉइल है तो इस कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये कैसे पता करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना, बियो सवार्ट लॉ जैसे ही करना। ये रहा एक छोटा सा एलिमेंट जिसका डायरेक्शन है, जिसका वैल्यू है dl। अब dl का डायरेक्शन किस तरफ होगा, कुछ तो भी डायरेक्शन होना चाहिए ना भाई। लेट मी से करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। मान लेते हैं कि पीछे से वो करंट ऊपर की तरफ गई और बाहर की तरफ आ रही है, फिर बाद में नीचे की तरफ आ रही है, समथिंग लाइक दैट, ओके? सो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो dl है ना वो बाहर की तरफ आ रही है, ओके? अब ये dl अगर बाहर की तरफ आ रही है तो इधर dl का डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ओके? ठीक है। अब एक काम करता हूं, यहां से यहां तक एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। ये रहा मेरा डॉटेड लाइन, ओके? सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं, चलो इस डिस्टेंस को मैं r बुला देता हूं। ये r इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ r का वैल्यू क्या होगा, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू हाफ। ये भूलना मत, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर dl का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्व कर लेना, dl जो है ना वो बाहर की तरफ आ रही है, ओके? और r जो है ना इस तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होती है, dl बार क्रॉस r बार की तरफ। सो dl बाहर की तरफ है, r अगर ऐसा रहता
आर अगर ऐसा रहता, आई एम सो सॉरी, आर का डायरेक्शन अगर ऐसा होता तो डीएल बार क्रॉस आर बार करके हम लोग कर लेते थे, लेकिन आर का जो डायरेक्शन है ना ऐसा टिल्ट है नीचे की तरफ, सो डीएल बार क्रॉस आर बार करेंगे तो डायरेक्शन है ना ऐसा जाता है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना ऐसा जाता है, भूलना मत, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस डीएल इज गोइंग टू गो लाइक दिस एज पर राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो ये समझ में आने के लिए आपको बियो-सवार्ट लॉ जो मैंने करवाया था ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर अच्छे से रेफर करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर। सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन डीबी बार, ओके। ये डीएल की वजह से। अब ये डीबी को, अब एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं। अब ये डीएल को अगर मैंने इंटीग्रेट किया, ओके, तो ये डीबी, सी डीएल जब ऊपर था डीबी इस तरफ था, अब अगर डीएल नीचे रहेगा ना, नीचे का डीएल किस तरफ होते हैं, सो डीएल ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, फिर ऐसे नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाएगी, सो ये होगा नीचे का डीएल का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। सो यहां से अगर मैंने आर बनाने की कोशिश की, सो ये रहा अंदर की तरफ जा रही है, राइट हैंड थंब रूल, डीएल बार क्रॉस आर बार, डीएल पे हाथ रखना है, आर की तरफ फोल्ड करना है, तो थंब जो है ना ऐसे जाती है नीचे की तरफ, थंब है ना इससे परपेंडिकुलर। वैसे भी आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इससे परपेंडिकुलर ये जैसे गई वैसे इससे परपेंडिकुलर ये जाएगी। तो जब डीएल ऊपर था तो डीबी ऊपर की तरफ फेस कर रही है, डीएल नीचे आया तो डीबी नीचे की तरफ फेस करेगी, तो पता है क्या होगा, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा डीएल का तो डीबी भी ऐसे घूमते रहेगी। अब ऐसे डायरेक्शन चेंज अगर कर रही है तो हम एक्चुअली इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम प्योरली एडिशन कर रहे होंगे वहां पर। अब डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो प्योर एडिशन नहीं कर सकते हम लोग। प्योर एडिशन तब कर सकते हैं जब डायरेक्शन सेम होगा, तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमें। देखते हैं हम यहाँ पर क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो डीबी है ना, एक काम करता हूं मैं, डीबी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं। नाउ इफ आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर एंगल एज अल्फा, तो सिमेट्री की तरफ से नीचे का भी एंगल अल्फा हो जाएगा। इफ दिस इज अल्फा देन दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, देन दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी अल्फा। सिमिलरली नीचे वाले को भी अगर मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा। देन व्हाट विल हैपन, इफ दिस इज डीबी, ये हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, एंड यहां पर आ जाएगा डीबी साइन अल्फा, एंड दिस इज ऑल्सो डीबी, तो ऊपर आएगा डीबी कॉस अल्फा, यहां पर आएगा डीबी साइन अल्फा। सो व्हाट इज हैपनिंग, डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है यहां पर। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एलिमेंट जब ऊपर था तो ऊपर का डीबी कॉस अल्फा, और जब एलिमेंट नीचे आया तब नीचे का डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के जो डीबी कॉस अल्फा है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो थ्रू आउट जब इंटीग्रेशन होती है तो हर तरफ हमेशा कोई ना कोई तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स आएंगे ना, तो ऊपर वाला नीचे के साथ बैलेंस हो रही है तो ये साइड वाला इसके साथ बैलेंस होगा, तो ये साइड वाला इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, ये साइड वाला इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। तो थ्रू आउट जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूं कि भाई डीबी कॉस अल्फा हमेशा ही कैंसिल हो जाएगी, है कि नहीं। एंड हमेशा अगर आप देखेंगे दो एलिमेंट्स के दो अलग अलग पोजीशन में डीबी साइन अल्फा सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब वहां पर प्योर एडिशन हो सकती है कि नहीं। सो अगर एलिमेंट्स जहां पर भी है वहां पर कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो रही है एंड साइन कंपोनेंट्स प्योर एडिशन दिखा रही है, दैट मीन्स आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आफ्टर इंटीग्रेशन ऑल द कॉस कंपोनेंट्स आर गोइंग टू वैनिश, एंड जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट रहेगा दैट विल बी एडिशन ऑफ डीबी साइन अल्फा। एडिशन की जगह पे हम यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। देयरफॉर आई शैल से दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन अल्फा। आप सिर्फ डीबी मत बोलो, डीबी के अंदर दो कंपोनेंट्स है कॉस और साइन, पता चला कि कॉस कैंसिल हो रही है, एंड रिजल्ट में साइन ही बच रही है, तो सिर्फ साइन को इंटीग्रेट करो, पूरे डीबी को वापस इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे कॉस कैंसिल हो रही है। इंटीग्रेशन करना है डीबी साइन अल्फा का। अब बियो-सवार्ट लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ डीबी जो होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब यहां पर साइन थीटा, ओके बोलना मत, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डीबी, एंड ये साइन अल्फा बाजू में। साइन अल्फा के लिए मैं लिख सकता हूं अल्फा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट होता है ए, हाइपोटेन्यूज होता है आर, ओके।
साइन थीटा यहां पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अगर आप देखेंगे डीएल है ना ऐसे आ रही है एंड आर जो है ना ऐसे जा रही है, आर है ना ऐसे, एक डीएल ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, आर ऐसे जा रही है। सो ये जो है ना बेसिकली इसके साथ तो इसके साथ तो इसके साथ तो इस पूरे प्लेन में तुम कोई भी एरो बनाओ, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद द होल प्लेन। दैट मींस इसके साथ भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो थीटा है, थीटा विल बी नथिंग बट 90, साइन 90 इज 1। बात खत्म। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब चीजों को बाहर निकालते हैं। आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर ए आई अपॉन आर क्यूब इंटू डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके, आई बिलीव इतना सभी लोगों को क्लियर है। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब एक डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका इंटीग्रेशन मतलब पूरा का पूरा लेंथ ऑफ कॉइल हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हुए भी कितने टाइम करना है वो भी डिपेंड करती है ना। तो एक काम करता हूं, n टाइम्स लेंथ ऑफ कॉइल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉइल। n टाइम्स सर्कमफ्रेंस के लिए मैं यहां पर फाइनली लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा n टाइम्स सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई a, ऐसे लिखने वाला हूं। एनीवे वन बाय वन हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले लिखता हूं, ये a ऐड करूंगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 2 सामने डाल देता हूं, सो इट्स लाइक 2 पाई a स्क्वायर। n टर्न्स है, n डाल देता हूं, i डाल देता हूं, अपॉन r क्यूब। r का वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू हाफ, उसको क्यूब कर देंगे, सो आई विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। बेसिकली दिस इज द आंसर। तो मेरा जो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a coil carrying current is nothing but mu naught upon 4 pi 2 pi a square ni upon a square plus x square raised to 3/2। that's it, बात खत्म। हाँ, अगर आपका रेडियस जो है ना बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू x, तो आप एक काम कर सकते हैं कि नीचे वाले x a को आप इग्नोर कर सकते हैं। that's it, और कुछ नीचे वाले जो a है ना a को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, देन इट इज if a is much less than x, therefore b जो होगी that will be mu naught upon 4 pi 2 pi a square ni upon x square raised to 3/2 gives you x cube। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, एंड यहाँ पर एक और क्वांटिटी है जो एक्चुअली हम मैग्नेटिज्म में सीखे हैं। ओके, 11th स्टेट सिलेबस वाले होंगे तो 11th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में सीखे हैं आप लोग। सीबीएसई सिलेबस वालों को पता नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू एरिया। सो कोई भी कॉइल जो होती है वो हमेशा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कोई भी चीज जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन होता है NIA। यहां पर a मतलब एरिया होता है। सी, इसको आप एरिया कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज पाई a स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ कॉइल। NIA मतलब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट की तरह एक्सप्रेस हो जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू, अगर ऊपर वाले के लिए लिखोगे तो आई विल राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ni 2 टाइम्स ये हो जाएगा m अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आपका जेनरिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड इफ a is much less than x, कंडीशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। b will be equal to mu naught upon 4 pi 2m अपॉन a को इग्नोर कर देना है तो आपको मिलेगा x raised to 3। ये आपको तब कंसीडर करना है जब कॉइल का रेडियस बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू x। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। यहां पर आपको मैंने सिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉइल कितना होता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करके लिख लो। सो आई बिलीव आपने लिख लिया होगा अब तक। सो आज के दिन के लिए बस इतना ही हो जाएगा। आज के दिन में हम लोग ने साइक्लोट्रॉन सीखा एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉइल कितना होता है ये सीख लिया हम लोग ने। मैंने जानबूझकर ये मैग्नेटिक फील्ड वाले को थोड़ा लास्ट पे रखा था क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक एलिमेंट लिया दूसरा लिया। सो इंटीग्रेशन में नॉर्मली हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो प्योर एडिशन दिखाई देता है। यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन है, इसी वजह से हम लोग को कंपोनेंट्स लेके कैंसिल करवा के फिर इतने सेक्शन को इंटीग्रेशन करना पड़ा था। इट वॉज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द अदर डेरिवेशंस। इसी वजह से इस डेरिवेशन को मैंने सबसे लास्ट में रखा। सो आई बिलीव ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर
हो चुका होगा। सो थियोरेटिकली आई कैन से दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो भी थ्योरी होते हैं हम लोग ने सारे के सारे थ्योरी खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ना स्टेट सिलेबस के टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी सम्स दिए हैं वो सम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में जो भी एंट्रेंस एमसीक्यूज होते हैं कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको सिखाया है कि एंट्रेंस एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है। अब आपको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करके सिखाऊंगा कि एंट्रेंस एमसीक्यूज को कैसे टैकल किया जा सकता है। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज जितिन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।